यामाहा R115V4 नाम सुनते ही बहुत से लोगों के दिल में एक ही ख्याल आता है, क्या बाइक है यार। ये एक ड्रीम बाइक है फॉर श्योर। लेकिन कोई भी सपना पूरा करने के लिए थोड़ी प्लानिंग तो लगती है ना। ये सिर्फ एक बाइक खरीदने की बात नहीं है, ये एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन है। तो चलिए आज इसको आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इस जबरदस्त मशीन को घर लाने के लिए आखिर जेब में कितना दम होना चाहिए। तो सवाल सीधा सा है, R15V4 लुक्स तो किलर हैं ही, परफॉर्मेंस भी लाजवाब है, पर इसको अपना बनाना और फिर मेंटेन करना, इसका असली खर्चा मतलब अ रियल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वो कितना है? आज का पूरा डिस्कशन इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए है। तो शुरुआत करते हैं उस नंबर से जिस पर सबकी नज़र सबसे पहले टिकती है, प्राइस टैग। आखिर कितने की है ये बाइक? तो ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इंडिया में यामाहा R15V4 पड़ेगी लगभग 2,10,000 रुपए के आसपास। जी हाँ, 2.10 लाख। ये है वो पहला पड़ाव जिसे पार करना है। अब इस पड़ाव को पार करने के लिए ज्यादातर लोग लोन का सहारा लेते हैं, लेकिन लोन लेने से पहले एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल रूल है, एक थंब रूल जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं 15% EMI का नियम। तो क्या है ये 10 से 15% का नियम? बिल्कुल सिंपल है। किसी की जो भी मंथली इनकम है उसकी 10 से 15% से ज्यादा EMI नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई 1 लाख कमाता है तो उसकी EMI 10 से 15,000 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है जो आगे जाकर परेशानी से बचाता है। लेकिन ये रूल फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? बात सीधी सी है, बाइक का शौक शौक ही रहना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए। ये रूल इसीलिए है ताकि अपनी ड्रीम बाइक किसी के लिए फाइनेंशियल टेंशन का कारण ना बन जाए। ओके, तो अब नियम समझ आ गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीजों पर। डाउन पेमेंट का EMI पर कितना असर पड़ता है? चलिए अलग अलग ऑप्शंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। मान लीजिए 36 महीने यानी 3 साल का लोन लिया जाता है। अगर सिर्फ 30,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो EMI बनेगी लगभग 5,500। थोड़ा और स्ट्रेच करके 50,000 देते हैं तो EMI कम होकर 4,800 हो जाती है। और अगर 80,000 का डाउन पेमेंट कर दिया तो EMI सीधे 4,000 रुपये पर आ जाती है। तो गेम बिल्कुल क्लियर है, जितना ज्यादा डाउन पेमेंट उतना ही कम मंथली टेंशन। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ज्यादातर लोग बस EMI कैलकुलेट करते हैं और बाइक ले आते हैं, पर EMI तो सिर्फ शुरुआत है। R150 को मेंटेन करने का असली महीने का खर्चा इससे कहीं ज्यादा है। तो चलिए पूरा हिसाब जोड़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, EMI। मान के चलते हैं ये 450 से 5,500 के बीच है, ठीक है। अब इसमें जोड़िए पेट्रोल का खर्चा। रोजाना के यूसेज पर डिपेंड करता है, पर आराम से 350 से 550 रुपए महीना मान लीजिए। और फिर सर्विस और मेंटेनेंस, इसका भी 500 से 800 रुपए हर महीने अलग निकाल कर रखना पड़ेगा। तो अब इन सबको जोड़िए, EMI, पेट्रोल, मेंटेनेंस और महीने का खर्चा पहुंच जाता है लगभग 7,000 रुपए तक। देखा, जो चीज़ 4-5 हज़ार की लग रही थी वो असल में 7,000 की है। ये हिडन कॉस्ट्स ही हैं जिन पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, द फाइनल वर्डिक्ट। इतना खर्चा उठाने के लिए आखिर इनकम कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर हम इसको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है सेफ जोन। अगर मंथली इनकम 30 से 40,000 रुपए है तो ये सेफ जोन है, बिना किसी टेंशन के EMI और बाकी खर्चे मैनेज हो सकते हैं। फिर आता है मैनेजेबल जोन। अगर इनकम 22 से 25,000 के बीच है तो काम चल सकता है, थोड़ा बजट टाइट रहेगा, इधर उधर से मैनेज करना पड़ेगा, बट इट्स पॉसिबल। लेकिन एक डेंजर जोन भी है और वो है 15,000 रुपए से कम की मंथली इनकम। इस इनकम लेवल पर R15 का सोचना फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग सोच सकते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि इतनी कम इनकम में पेट्रोल का खर्च निकालना ही एक चैलेंज बन जाएगा। हो सकता है टाइम पर सर्विस ना करा पाएं, जिससे बाइक को नुकसान हो। इंश्योरेंस का पेमेंट एक अलग बोझ लगेगा। मतलब बाइक खुशी देने के बजाय हर महीने एक नया फाइनेंशियल प्रेशर लेकर आएगी। तो सारी बातों का बॉटम लाइन क्या है? देखिए, अगर मंथली इनकम 25,000 से ज्यादा है तो R15 एक आरामदायक खरीदारी हो सकती है। और अगर 30,000 प्लस है तब तो परफेक्ट है, कोई टेंशन ही नहीं, शौक से घर लाइए।
तो आखिर में एक सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। क्या R15 को चलाने का जो थ्रिल है, जो रोमांच है, वो उसके पेमेंट्स के बोझ के बराबर है या उससे ज्यादा? इसका जवाब सबके लिए अलग होगा। ये अपनी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज का फैसला है।